Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta Online Videos for Government Exam. Today's topic is Challenges of Teaching Language in a Diverse Classroom, जिसमें हम language difficulties, disorders and errors पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक रहेगा लैंग्वेज. ओके, इससे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं कि हमने कितना सिलेबस कर लिया है. उसके लिए देखिए ये यहाँ तक आपका लैंग्वेज इक्विजिशन से रोल ऑफ ग्रामर तक टॉपिक हो चुके हैं. आज हम करेंगे चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, जिसके अंदर हम डिफिकल्टीज पढ़ेंगे और डिसऑर्डर्स एरर्स पढ़ेंगे जो क्लासरूम में टीचर को फेस करने पड़ते हैं और किस तरीके से वो इन पे कोप अप करती है, किस तरीके से वो ये जो एरर्स हैं इसको संभालती है. चलिए स्टार्ट करेंगे. देखिए, आप जो जानते हैं, आप क्लासरूम में होते हैं, आपको पता है आपकी क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के बच्चे बैठते हैं. अब उन बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को जान के आपको उनको अनुदेशन देना होता है. ठीक है, तो देखिए जो इंडिया है, इंडिया के अंदर डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं. आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज अलग है, साउथ इंडिया की बहुत 22 लैंग्वेजेस हैं, तो काफी डाइवर्सिटी है लैंग्वेजेस में. एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो ज्यादातर पर्सन है वो अलग अलग लैंग्वेजेस ही यूज करने को मिलते हैं. नॉर्थ इंडिया में मेनली आप हिंदी बैकग्राउंड के पाते हैं, थोड़े पहाड़ की तरफ चले जाए तो गढ़वाली, पहाड़ी. साउथ इंडिया में आप जानते हैं कन्नड़, तमिल, इस टाइप की भाषाएं. राजस्थानी हो गई, ईस्ट में जाएंगे तो सिक्किम, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं यूज की जाती हैं. ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप जानते हैं, आप इंडियन हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस फॉलो की जाती हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, क्लासरूम इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर टीचर. बिल्कुल, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको हर एक बच्चे के जो लैंग्वेज बैकग्राउंड है, जो उसका कल्चर बैकग्राउंड है, उसको जानना होगा और उस हिसाब से आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी होगी. तभी आप बच्चों से इमोशनली अटैच हो पाएंगे. ठीक, तो टीचर्स शुड बी वेल वर्स्ड, प्रिपेयर्ड टू फेस विद ऑल चैलेंजेस विल मीट इन देयर वर्क. बिल्कुल, जो टीचर है वो इतनी प्रिपरेशन करके क्लासरूम में जाए, इस तरीके की प्लानिंग करे कि जो भी चैलेंजेस उसके सामने आए, चाहे वो स्कूल से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, उसके अपनी हेल्थ से संबंधित हो, सभी को वो तैयारी करके जाए कि सबको वो सॉल्यूशन निकाल पाए. ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरीके के चैलेंजेस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पाए जाते हैं. मीन्स डिफिकल्टीज पढ़ेंगे जब आप क्लासरूम में एज अ टीचर होती हैं, या फिर लैंग्वेज सिखाते टाइम क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्यों बच्चा लैंग्वेज सीख नहीं पाता, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, वो डिस्कस करेंगे. शॉर्ट में होगा, समझते जाइएगा. फर्स्ट देखिए, ओवर क्राउडेड क्लासरूम. जो क्लासरूम होती है वो ओवर क्राउडेड मीन्स जितने बच्चे बैठने चाहिए उससे ज्यादा बच्चे क्लासरूम में बिठाते हैं टू अर्न मनी, या उनके पास स्पेस की कमी है. देखिए, आपको पता है 30:1 का जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो रहता है. मीन्स 30 बच्चों पे एक टीचर रहती है प्राइमरी पे, और उससे ज्यादा मीन्स 6 से 8 में जाए तो 35 बच्चों पे एक टीचर रहती है. राइट, तो अगर इससे ज्यादा बच्चों को बिठाएं तो ओवर क्राउडेडनेस कहते हैं उसको. ठीक है, या फिर अगर बच्चे 60 हो जाते हैं तो हम 2 टीचर्स ले आते हैं, वो आगे की बात है, वो आगे बात करेंगे. बट ओवर क्राउडेड क्लासरूम जो टीचर है उसके लिए भी एक चैलेंज है, और जो बच्चे वहां सीखने आते हैं उनके लिए तो चैलेंज है ही. ठीक है, सेकंड देखेंगे, लैक ऑफ ट्रेन्ड और इफेक्टिव टीचर्स. देखिए, जो टीचर्स होती है वो ट्रेंड नहीं होती, वो उनको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड ट्रेनिंग नहीं मिली होती, तो वो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर एजुकेशन नहीं देती, जिसके कारण
जो बच्चा है वो लैक कर जाता है। जो बच्चा है अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने देखा है, मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने को मिलता है कि मैम हमारा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, हम इंग्लिश में बहुत वीक हैं, हम कैसे करेंगे। तो हम कोशिश करती हूँ मैं स्पेशली आप सभी के लिए कि इस तरीके की लैंग्वेज को यूज किया जाए जो आपके मातृभाषा से संबंधित हो। ठीक है, तो टीचर को भी अपने बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर उनको अनुदेशन देना है। ये लाइन मैं रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रेन्ड और इफेक्टिव टीचर्स, कि टीचर एक अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाती बच्चों पे कि बच्चे कहीं ना कहीं लैक रह जाते हैं। ठीक है, थर्ड देखेंगे एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, टीचर्स के अंदर मोटिवेशन नहीं होता। देखिए मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा, कि टीचर के अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे बच्चों को सिखाना है। चैलेंजेस तो आएंगे ही आपको, आप जब फर्स्ट टाइम क्लासरूम में जाती हैं तो बच्चे आपके रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बट धीरे धीरे करके आप जब बच्चों के मन पढ़ना शुरू करती हैं, बच्चों को जानना शुरू करते हैं, तो बच्चे आपको अपने से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन बढ़ती रहती है। तो आजकल टीचर्स में मोटिवेशन नहीं है, जस्ट फॉर फाइनेंस, जस्ट फॉर टू अर्न मनी। जो टीचर है वो अपने नेशन को सर्व करते हैं, तो ये प्रॉब्लम देखिए मैं स्पेशली मेजॉरिटी लेके चलती हूँ, कभी फील मत कीजिएगा कि मैं टीचर्स को बुरा बोल रही हूँ, नहीं, ये सोसाइटी का कहना है, सोसाइटी के चैलेंजेस है ये। ठीक है, चलेंगे फोर्थ, क्योंकि हम भी टीचिंग बैकग्राउंड से हैं तो बुरा मानना नहीं है। ठीक है, फोर्थ देखेंगे लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। जो स्टडी मटेरियल मींस पढ़ने के जो सामग्री है उसकी कमी आती है। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट अप्रूव होता है, सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्टडी मटेरियल रहता है, कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल की कमी होती है जिसके कारण जो टीचिंग में डिफिकल्टी आती है। ठीक, फिफ्थ देखेंगे लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, देखिए ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। अब ये क्या है वो देखेंगे। देखिए आप जानते हैं कि एक बच्चा है, उसको अलग अलग तरीके से आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि जो बच्चा है वो स्टडी की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक, तो ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसे एड्स हैं लाइक चार्ट। जो चार्ट है वो विजुअल एड्स में आता है, जो आप देख के समझते हैं। ऑडियो मीन्स ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया, जिसमें आप सुनते हैं, और ऑडियो विजुअल एड्स में दोनों चीजें, लाइक अ टेलीविजन, लाइक अ मूवी। जब टीचर, आपने देखा होगा टीचर अगर बच्चों को मूवी दिखाते हैं तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आजकल आप देखते हैं, आप पूरा सेटअप होता है क्लासरूम में जिसमें बच्चों को हर एक चीज डिजिटली दिखाई जाती है, राइट। तो आईसीटी का यूज करवाया जाता है, आईसीटी में प्रोजेक्टर होता है और वीडियो फोन्स होते हैं, मीन्स काफी चीजें होती हैं आईसीटी में, वो आईसीटी टॉपिक में जरूर कराऊंगी मैं आपको। तो इन चीजों की कमी आजकल स्कूल्स में होती है, तो बच्चे टेक्नोलॉजी से पीछे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज्यादातर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाए। सिक्स्थ देखिए लैक ऑफ प्रॉपर एमलेस टीचिंग बाय टीचर्स। बिल्कुल, देखिए जो टीचर है वो जब लेसन की प्लानिंग करती है तो उसमें दो तरीके के ऑब्जेक्टिव बनाती है, स्पेसिफिक और जर्नल। जो टीचर है वो प्रॉपर एम लेके चलती है कि अगर मैं आज क्लासरूम में जा रही हूं तो मुझे इंटरैक्टिव सेशन, देखिए जो आप टीचिंग बैकग्राउंड से तो आप जानते होंगे जो स्टेज होती है टीचिंग की वो 3 होती हैं। एक होती है प्री स्टेज, दूसरी होती है इंटरैक्टिव स्टेज और तीसरी होती है पोस्ट स्टेज। इंटरैक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें टीचर बच्चों से इंटरैक्शन करती है। ठीक है, तो इंटरैक्टिंग स्टेज में जो टीचर है वो प्लान करके जाती है कि आज इंटरैक्टिव स्टेज मींस आज क्लासरूम में मैं बच्चों को इतना करवा के ही आऊंगी। तो आज के जो टीचर्स हैं उनमें एम नहीं है कि मुझे इतना करवाना है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वो क्लासरूम में जाती हैं, सिर्फ एज अ हिटलर वो क्लासरूम में खड़ी हैं और बच्चों को ज्ञान दे रही हैं। देखिए मेजॉरिटी वाली बात होती है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एम नहीं है टीचर्स का, ये भी प्रॉब्लम है। और 7 देखिए यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड्स। बिल्कुल, देखिए जो ओल्ड टीचिंग मेथड्स क्या हैं, ऐसे मेथड्स जो पुराने हैं। तो अगर आप पुराने मेथड्स का यूज करेंगे, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, ट्रांसलेशन
कम ग्रामर मेथड का यूज करें इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज ना करके ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, ऐसे मेथड्स का यूज करें जिनमें बच्चे जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लें। लाइक प्लेवे मेथड का यूज करें, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का यूज करें, टीचर सेंटर पे ना जाएं। ठीक है, तो ओल्ड टीचिंग मेथड का यूज करते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं होते, पैसिव होते हैं, राइट। तो 8th देखेंगे, 8th क्या है, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। जो पाठ्य वस्तु, जो पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी, उनका स्टैंडर्ड इतना लो है कि बच्चे उन्हें जल्दी ही खत्म कर लेते हैं और बच्चों के अंदर जो मोनोटोनस मीन्स उबाऊपन रहता है, ठीक है, और उसी के कारण वो डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं या बहुत ही क्लासरूम में अपने आप को साबित नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट होता रहता है। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का एवरेज होना चाहिए, नॉट बिलो और नॉट सो हाई। ठीक है, 9th देखेंगे, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। बिल्कुल, देखिए आजकल जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, मींस बच्चों को उनके सारे एक्सपेक्ट्स पे असेसमेंट करना चाहिए, मींस बच्चे के फिजिकल पे भी, बच्चे का मेंटल भी, बच्चे का इमोशनल भी, बच्चे का कॉग्निटिव भी, हर एक्सपेक्ट को एक्सेस करना चाहिए, नॉट स्कॉलास्टिक को। ठीक है, तो ये डिफेक्टिव एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन शुड फ्लेक्सिबल, बच्चे के अनुसार हो। ठीक है, और 10th पॉइंट देखिए, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। देखिए जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, आप जानते हैं इंग्लिश मदर टंग से आपके अगेंस्ट रहती है, मींस इंग्लिश दूसरी है, सेकेंड लैंग्वेज बोले या एसोसिएट लैंग्वेज बोले, तो मदर टंग जो है मेनली हिंदी भाषी होंगे यहाँ पे, तो मदर टंग और इंग्लिश दोनों एक दूसरे को इंटरफेरेंस करती हैं, जिसके कारण जो बच्चा है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाता। अगर आप डायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या है, ऐसा मेथड जिसमें सिर्फ इंग्लिश में टीचर बात करेगी, बच्चों को भी इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है। उस मेथड का एडवांटेज ये है कि ऐसा सोचा गया कि अगर आप बच्चे को इंग्लिश के एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चा वैसा ही सीख जाएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश में बातचीत नहीं कर पाते या हिचकिचाते हैं या उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज कम समझ आती है, वो लोग बच्चे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मेथड, जैसे मुझे पता है मैं इंग्लिश की टर्म्स लेके आती हूँ, कोई बच्चे इंग्लिश में वीक भी यहाँ आते हैं, तो हम उसको ट्रांसलेट करके मदर टंग से कोरिलेट करके आपको अनुदेशन देते हैं। उसी तरीके से मदर टंग और दूसरी लैंग्वेजेस इंटरफेरेंस करती हैं, तो इसी वजह से अनुदेशन अधूरा रह जाता है। तो ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, चैलेंजेस क्लियर हुए आपको, फर्स्ट सेकंड से लेकर आपको 10 तक चैलेंज है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलेंगे और आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से टीचर जो अपने प्रैक्टिस करे, मींस किस तरीके से टीचर स्टेप्स उठाए जिससे कि ये जो चैलेंज है, जो डिफिकल्टीज हैं, इनको कम किया जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस्ड बाय लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर को किस तरीके के स्टेप्स उठाए, किस तरीके के कदम उठाए कि जो डिफिकल्टीज हैं उनको सॉल्व किया जाए। फर्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज दैट स्टूडेंट यूज बोथ लैंग्वेजेस, कि टीचर रिकॉग्नाइज करे, टीचर पहचाने कि जो बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेजेस का यूज करें, हिंदी भी यूज करें जो उसकी मातृभाषा है, क्योंकि मातृभाषा पिछड़ ना जाए, टीचर को ये भी ध्यान रखना है। तो मातृभाषा का भी यूज करे और इंग्लिश का भी यूज करे। मातृभाषा आपकी वो भाषा होती है जो आपकी मदर की लैंग्वेज होती है, मींस जो आप जिस परिवेश में आप बड़े होते हैं वो आपकी मदर टंग होती है। ठीक है, मातृभाषा होती है। सेकंड देखेंगे, यूज ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज व्हेन टीचिंग लिटरेसी। बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज कीजिए लिटरेसी देते हुए, मींस टीचिंग कराते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज कीजिए। देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप बच्चों को नाउन कराती हैं तो आपको पता है कि आपके चारों तरफ जो चीजें हैं वो नेमिंग वर्ड्स, और नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन कहते हैं। तो बच्चों को उनके रियल एनवायरनमेंट से जोड़े, बच्चों के पास जो चीजें हैं उसको बताइए। ईवीएस का टॉपिक देखिए, आप न्यूट्रिशन कराती हैं तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में हेल्दी चीजें बताइए, क्या क्या हेल्दी है, किस किस चीज में प्रोटीन है, विटामिन है। आजकल बाहर पॉल्यूशन है तो बच्चों को
आप प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए मीन्स प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करने के लिए बताइए। अपना एनवायरनमेंट अपने क्लासरूम में ही आप छोटे छोटे वास्क लगवा सकते हैं। तो काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप कर सकती हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रैटेजीज में आप क्लासरूम में इस तरीके की एक्टिविटीज करवा सकती हैं। लाइक थिंक पेयर सर्कल होता है, बच्चों को सर्कल में खड़ा कर दीजिए। सर्कल में खड़ा करने के बाद बच्चों को सोचने को बोलिए, जिससे बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। सोचने के बाद आप बच्चों से पूछिए बच्चे क्या कहते हैं, उनमें डिबेट करवाइए। तो इस तरीके की डिस्कशन करवाइए, डिबेट डिस्कशन। काफी बच्चों के आपको थॉट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप काफी चीजें बच्चों को करवा सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज का यूज कीजिए, ना कि बोरियत लाइए, बैठे रहिए, नहीं, एक्टिव रहिए, बच्चों के साथ घुल मिलिए। बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को जानने का। थर्ड देखिए, क्रिएट पार्टिसिपेटरी इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम। बिल्कुल पार्टिसिपेट करने को बोलिए बच्चों को, वही बच्चों को एक्टिविटीज करवाइए, बच्चों की बात सुनिए, बच्चों को प्ले वे मेथड से करवाइए। और इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम, इंक्वायरी बेस्ड होता है बच्चों को बोलने का मौका दीजिए, इंक्वायरी करने का मौका दीजिए। बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे कि बच्चों के अलग अलग डिफरेंट आंसर्स हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। फोर्थ देखिए, मेंटेन इक्वल एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चों से एक जैसी आशाएं रखें। जो बोलते हैं ना कि एक मतलब कि किसी बच्चे से आपने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, किसी बच्चे से कम, तो दूसरा बच्चा थोड़ा फील कर जाता है, बिकॉज गुरु को, टीचर को बहुत मानता है। तो आप बिल्कुल भी पार्शियलिटी ना कीजिए, सबसे इक्वल एक्सपेक्टेशन रखिए। हाँ, कहीं पे आपको गिफ्टेड बच्चे देखने को मिले, कहीं आपको माइल्ड सेंटेड मतलब कि जो कम समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं डिस्कार्डेड बच्चे देखने को मिले, तो उनके लिए आप अलग से प्रोग्राम चला सकते हैं। बट एक्सपेक्टेशन इक्वल रखिए बच्चों से, ठीक है। और जो अच्छा करे उसके लिए रिवॉर्ड है, बिल्कुल है, ठीक है। फिफ्थ देखिए, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एंड वैलिड असेसमेंट। कि बच्चों के लिए ऐसा असेसमेंट मींस एप्रोप्रिएशन हो, उसमें वैलिडिटी हो। वैलिडिटी मतलब जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं उसमें वो असेसमेंट खड़ा हो। पहले से ही रूब्रिक्स तैयार कीजिए, लेसन की प्लानिंग कीजिए, उस हिसाब से आप असेसमेंट तैयार कीजिए। और जो आपका असेसमेंट होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से मीन्स मानकीकृत बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकती हैं क्लासरूम का, जिससे कि जो ड्रॉबैक्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। सिक्स्थ देखिए, इनकॉर्पोरेट कल्चरली फैमिलियर लर्निंग स्ट्रैटेजीज। बिल्कुल बच्चों के अंदर इस तरीके की स्ट्रैटेजीज मींस जो उनके घर के एनवायरनमेंट जैसा उनको फील हो, और जो उनका कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, वो ना पछड़ जाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बनाइए कि बच्चे का कल्चर भी, जो बच्चा जिस बैकग्राउंड से आता है, जिस कल्चर से आता है, वो भी प्रभावित ना हो। तो इस तरीके की ये 6 प्रैक्टिस हैं जो लैंग्वेज टीचर कर सकती है, जिससे जो पीछे डिफिकल्टीज पड़ी थी बिल्कुल वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलेंगे आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर, बहुत हेल्पफुल है। यही से आपको एग्जाम में पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और आप कर पाएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे, हमने लैंग्वेज डिफिकल्टीज पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स मींस ऐसे टेक्निक्स बोलिए जो आपके अंदर होती हैं। आप कोई बच्चा ऐसा होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बातचीत करने में प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का डिसऑर्डर बच्चों में देखने को मिलता है। तो वो डिसऑर्डर क्यों है और क्यों डिसऑर्डर होता है और किस टाइप से होता है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर है क्या। तो उसके लिए आप देख लीजिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। बिल्कुल देखिए, लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो खुद ही कम्युनिकेशन मीन संप्रेषण में प्रॉब्लम है।
तो जब संप्रेषण में प्रॉब्लम है तो विचारों का आदान प्रदान में प्रॉब्लम होगी, मीन्स वो अपनी जो थॉट्स हैं वो उनको शेयर करने में प्रॉब्लम आएगी, या वो टीचर की नहीं सुनेगा या वो अपनी नहीं कहेगा। सो दे आर कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो इनको हम कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, क्योंकि सोसाइटी में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगा। जब बातचीत ही नहीं कर पाएगा तो सोसाइटी में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके जो लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो इसको मैं स्टार लगा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है हम उसको स्टार लगाते हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को। सेकंड है रिसेप्टिव लैंग्वेज, रिसीव जो करता है उसको जवाब नहीं, मतलब कि अच्छे से रिसीव नहीं कर पाता। तो अगर आप उससे बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा, तो रिसेप्टिव। और तीसरा होता है मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव डिसऑर्डर, मींस इसमें बोलने में, सुनने में, कहने में, दोनों में ही प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें हैं, इनको वाइड में पढ़ेंगे। देख लेते हैं इन तीनों का एग्जैक्टली मतलब है क्या। एक्सप्रेसिव की अगर बात करें तो ये एक्सप्रेशन से बना है। एक्सप्रेशन मीन्स बोलने में, बताने में। देख लेते हैं क्या। People have trouble getting their message across when they talk. जब वो बात करते हैं तो अपना जो मैसेज है वो नहीं दे पाते, मीन्स बात करते टाइम अपनी बात को रख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे ऑफन स्ट्रगल टू पुट वर्ड्स टुगेदर इनटू सेंटेंसेस दैट मेक सेंस, कि जो सेंटेंस उनको बोलना होता है उसमें जो वर्ड्स डालने हैं वो वर्ड्स बच्चे नहीं डाल पाते। ठीक है, देखिए आप जो है, अब आपकी क्लास में है, आप बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा हो कोई कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है। बल्कि ये भी कुछ हो सकता है कि बच्चा के पास वर्ड्स नहीं है, उसको सेंटेंस पता है पर वो जो वर्ड्स उसको बोलने हैं वो वर्ड्स बोल नहीं पाता। तो इस तरीके के बच्चों को आप क्या करें, उसकी स्ट्रैटेजीज कुछ मैंने डिसाइड किए, मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके के बच्चों को पहले बोलने का मौका दीजिए। बोलने का जब आप बच्चे को मौका देंगे तो बच्चा कम्युनिकेट कर पाएगा, और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्लासरूम में ना। तो बच्चा अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएगा, और कम्युनिकेट करने के लिए देखिए ऐसे बच्चे को ना क्वेश्चन अगर आपने उससे कुछ पूछा है तो अगर बच्चा आंसर नहीं दे पाता, थोड़ा टाइम लीजिए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का। प्रेशर नहीं करना आपको बच्चे को, जब आप प्रेशर करने लगते हैं तो बच्चा और डरता है। थोड़ा टाइम दीजिए, सोचने दीजिए उसको आप इमोशनली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन अपने आप बच्चे का आ जाता है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्लासरूम में बच्चों को देखते हैं, ठीक है, आप उसको फ्रैंक करने की कोशिश कीजिए, आप उसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, इमोशनली अटैच कीजिए, जो बच्चा अपने आप समझ जाएगा और थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा। तो ये हुआ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब सेकंड देखेंगे क्या है, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। रिसेप्टिव मतलब मैंने आपको बताया था रिसीव करना, रिसेप्टिव मतलब होता है रिसीव करना। पीपल स्ट्रगल to get the meaning of what others are saying। जो सामने वाले बोलते हैं, जो सामने वाला उसका बोल रहा है, जो वक्ता है वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाता। मीनिंग नहीं समझने के कारण मीनिंग रिसीव नहीं कर पाया। इसका कारण क्या होगा, वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस तरीके से रिस्पॉन्ड करे कि कोई सेंस ही ना निकले। मींस मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा प्रेसिडेंट कौन है और आप बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो जब बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो रिस्पॉन्ड भी गलत करता है, रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है। तो ये होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रैटेजीज क्या होंगी इसकी। अब जो बच्चा है उसके अंदर जो क्षमता है वो सुनने की क्षमता है, बट वो उस चीज को सुनना नहीं चाहता, या बाय चांस तो आवाज है ज्यादा, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है तो बच्चा सोच नहीं पाता। इस तरीके का बच्चों को क्या करना होगा, आपको सुनने का मौका दीजिए, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो चेक करें। अगर आपने उससे एक बार क्वेश्चन पूछा तो दूसरी बार क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे भी आपको क्लासरूम में देखने को मिलते हैं। और थर्ड है आपका मिक्स्ड एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव डिसऑर्डर। अब ये क्या है,
मिक्स्ड एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव डिसऑर्डर मींस इसमें तो एक्सप्रेस की प्रॉब्लम भी आ गई, रिसीव की प्रॉब्लम भी आ गई। तो अब देखिए ये बच्चे कैसे होंगे। सम पीपल स्ट्रगल विद बोथ यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अब ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यूज लैंग्वेज को यूज करने में और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। मीन्स चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वो जो बच्चा होगा वो वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएगा और सेंटेंस को समझ नहीं पाएगा। तो बताओ अब वो ना सुन पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे? सोचिए, ऐसे बच्चों के लिए एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है, जो एग्जाम में भी पूछी गई थी। वो ट्रिक है टच टाइप रीड स्पेल। टच टाइप रीड। आप साथ साथ लिख लीजिएगा ताकि अगर आपको बाद में समझ ना आए। टच टाइप रीड स्पेल, ये ट्रिक होती है ऐसे बच्चों को। देखिए अब टच टाइप रीड स्पेल है क्या, ये देखेंगे। तो देखिए आप इसके अगर शाब्दिक अर्थ को देखें, टच टाइप रीड स्पेल, इसमें क्या होता है? देखिए आपके सामने एक मूवी लगा दी या कुछ लगा दिया, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लगा दिया, ठीक है, उसको आपने चला दिया, प्ले कर दिया, चला दिया। अब आपको सामने से वोकल क्यूज देखने को मिलते हैं, मींस आपको आगे वोकल हिंट दे दिए जो आपको सामने चलाया गया। अब आप देखिए बोला जा रहा नहीं है, इसमें सामने आपके सामने चला दिया गया ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, और आपको क्लूज दे दिए गए। क्लूज देने के बाद आपको कीबोर्ड में हैंड्स मूवमेंट भी करनी थी। देखिए टच भी सामने, टच का काम है, टाइप का काम भी आ गया, और आपको उसको रीड भी करना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टच टाइप रीड स्पेल, ठीक है। अब देखिए जो डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, डिसलेक्सिया मींस पढ़ने में प्रॉब्लम है, वो सामने देख के भी कर सकते हैं, और जिनको बोलने में प्रॉब्लम है वो रीड कर लेगा, और जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो सामने देख लेगा। तो इस तरीके से देखिए एक्सप्रेस भी नहीं करना, आपको टाइप कर देना। तो जो आप टाइप करेंगे तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे नहीं, आपको तो लिखना है, आपको टाइप करना है। तो एक्सप्रेस वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब देखिए रिसेप्टिव वाले की बात आती है, तो रिसीव नहीं कर पा रहा था, आप जब बोलते तो वो रिसीव नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए क्या है, सामने स्क्रीन चल रही है, जब सामने स्क्रीन चल रही है तो बच्चा उसको देख देख के रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये स्पीकिंग वाली थी ना, तो हमने स्पीक वाला सब हटा ही दिया, अब सामने जो है वही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टच टाइप रीड स्पेल। और देखिए मल्टी सेंसरी अप्रोच है, तो बच्चा अगर एक सेंस काम ना करे तो दूसरे से कर ले, दूसरा ना करे तो तीसरे से कर ले। तो इस तरीके के मेथड्स आप क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में नोट है जो एग्जाम में आया हुआ है, ये नोट है। देखिए लैंग्वेज डिसऑर्डर स्टार्ट इन अर्ली चाइल्डहुड। आप जानते हैं अर्ली चाइल्डहुड 6 साल से शुरू हो जाएगा, तो अर्ली चाइल्डहुड में और एडल्टहुड तक चलेगा, ठीक है। बट दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय ब्रेन इंजरी और इलनेस। बिल्कुल, देखिए अगर आप कहीं कभी कभार कहीं एक्सीडेंट भी कुछ हो जाते हैं, या आपको माल न्यूट्रिशन हो गई, या कोई इलनेस या कोई प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया, इस तरीके के जो मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजी जो टीचर भी कर सकती है, और ये 3 डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रही हूँ आपके लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल समझ आ रहा है आपको, एक बार यस लिख दीजिए। चलेंगे आगे। देखिए अब स्पीच डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, मतलब बोलने में प्रॉब्लम है। तो स्पीच डिसऑर्डर, आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपको अलग अलग स्पीच, और ये एग्जाम में क्वेश्चन है, DSSB में क्वेश्चन आ रखा था, सीटेट में भी आ रखे हैं, और ये क्वेश्चन आपका RTET में भी आया हुआ है स्पीच डिसऑर्डर का। तो मैंने इसमें डाला है डिसऑर्डर्स में, ताकि आप एक साथ ही नोट्स बना लें,
ठीक है, तो स्पीच डिसऑर्डर है क्या वो देखते हैं। अ स्पीच डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन क्रिएटिंग और फॉर्मिंग द स्पीच साउंड नीडेड टू कम्युनिकेट विद अदर। मीन जो बच्चा है वो इस कंडीशन में होता है कि जो साउंड निकालनी है, जो उसको बोलना है, उसमें उसको दिक्कत है। मीन्स कोई बच्चा आपने देखा हो, कोई बच्चा जो है वो स्टेमर करता है, कोई स्लर करता है, मतलब उसका जो उच्चारण होता है वो स्पष्ट नहीं होता, कोई बच्चा तुतलाता है। तो इस तरीके की स्पीच डिसऑर्डर आपको आपकी क्लासरूम में देखने को मिलती है। तो अब इस स्पीच डिसऑर्डर्स का कारण आपको जानना होगा और कारण जानने के बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप प्राइमरी को पढ़ाएंगी, प्राइमरी को पढ़ाएं, सेकेंडरी को पढ़ाएं, स्पीच डिसऑर्डर्स तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये है क्या स्पीच डिसऑर्डर। Speech disorder is a condition in which a person creating or forming the speech sounds needed to communicate with others। ये हो चुका है कि जो बच्चा है वो साउंड्स निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अब वो रीजंस अलग अलग आएंगे, कैसा हुआ, क्यों हुआ, वो देखिए आगे, थोड़ा क्यूरियोसिटी अपनी बना के रखिए। ठीक है, लेट्स देखिए, स्पीच डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन प्री स्कूल। प्री स्कूल में ज्यादा कॉमन रहते हैं। जो बच्चे हैं वो जब पढ़ना बोलना सीखते हैं, ठीक है, जब बच्चा बोलना सीखता है तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। प्री स्कूल लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम स्पीकिंग में आती हैं। ठीक है, बाद में बच्चा सॉल्व कर लेता है थ्रू प्रैक्टिस या थ्रू ड्रिल्स। क्लियर। अब पढ़ेंगे स्पीच डिसऑर्डर्स कितने हैं और क्या क्या हैं। पहला आपका डिसऑर्डर है हिस्पिंग। हिस्पिंग क्या है, देखिए, हिस्पिंग मतलब होता है तुतलाना। कुछ आपने बच्चे देखे होंगे तुतलाते हैं, तो हिप्सिंग को आप बोलोगे तुतलाना। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप कोरिलेट कीजिए अपनी फैमिली में, अपने बैकग्राउंड में, अपने स्कूल में, आपको इस टाइप के बोलते हुए बच्चे जरूर मिलेंगे और एग्जाम में भी आएगा, आपकी गलती नहीं होंगी। पहला है हिस्पिंग। अब हिस्पिंग क्या है, देखिए, हिस्पिंग इज द इन द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग की प्रोसेस में, बोलने की प्रक्रिया में, द सब, अच्छा ये सबस्टेशन नहीं है, ये है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कीजिए इसको, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है जब आप किसी वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड यूज करते हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन है ये। ये काट के सब्स्टिट्यूशन कर दे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ करेक्ट लेटर ऑफ अ वर्ड बाय अनदर लेटर इज कॉल्ड हिस्पिंग। जब आप एक लेटर की जगह दूसरा लेटर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्पिंग। अब देखिए, तुतलाता है बच्चा, जैसे त को त, मतलब त नहीं बोल पाता, उसको त बोल दिया, ल की जगह ल बोल देता है, र नहीं बोल पाता। तो इस तरीके के वर्ड को हम तुतलाना कहते हैं, हिस्पिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे ल को र बोल दिया, जैसे लाल बोलना है तो राल बोल देता है बच्चा, या र को ल बोल दिया। तो इस तरीके के, मतलब लेटर्स की जगह दूसरा लेटर यूज करता है। मेनली आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है, मम्मी लाल लाल लाल, अब राल नहीं बोल के लाल बोल रहा है बच्चा, तो ये इसको हम बोलते हैं तुतलाना, मीन्स हिस्पिंग। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है। तुतलाहट का कारण प्राय बालकों में जो जबड़े होते हैं ना, मतलब जॉ, दांत या होठ आदि में कुछ प्रॉब्लम के कारण होता है। ठीक है, तो हिस्पिंग समझ आया। अब हिस्पिंग जब भी आए आप बोलोगे एक लेटर की जगह दूसरा लेटर यूज कर लिया, उसको आपने बोला हिस्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्लरिंग। स्लरिंग, स्लरिंग मीन्स होता है अस्पष्ट उच्चारण। जो बच्चा है वो उच्चारण सही नहीं कर पाता। अब देखिए क्या है ये, स्लर्ड स्पीच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, मम्बलिंग और चेंज इन स्पीड और रिदम ड्यूरिंग टॉकिंग। देखिए, जो बच्चा जो है वो बात करता है, बात करते टाइम कभी कभार तो बहुत ज्यादा तेज बोल जाएगा और कभी कभार बिल्कुल
बोलेगा ही नहीं, इसको हम बोलते हैं स्लरिंग। ठीक है, इसकी जो मेडिकल टर्म है ना वो क्या है, डिसआर्थरिया। जैसे आप बोलते हो ना, डिस मतलब होता है कुछ कमी, और आर्थ्रिया मीन्स होता है उसके बोलने में पुअरनेस है, वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन, उसका जो प्रोनाउंसिएट है वर्ड्स को ठीक नहीं कर पाता, जो उसकी बोलने की स्पीड है, जो रिदम है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी एकदम तेज, कभी बहुत धीरे, कभी बहुत ही तेज। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्पीच डिसऑर्डर्स है, वो क्या है, स्लरिंग मीन्स अस्पष्ट उच्चारण, याद रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट है स्लटरिंग और स्टैमरिंग। स्टटरिंग और स्टैमरिंग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। ये जो मेनली 2.5 और 3.5 साल के बच्चे तक में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके फ्रेंड्स कोई मिस करता है तो उसको बोलिए आज सुने, ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको जरूर, प्रीवियस ईयर पेपर में भी हैं। तो 2.5 और 3.5 साल के बीच में बच्चों से शुरू हो जाता है स्टटरिंग और स्टैमरिंग। ठीक है, याद रखिएगा, स्टटरिंग और स्टैमरिंग 2.5 से 3.5 साल के बच्चों के बीच में ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये है क्या, बहुत आपने देखने को आपको मिला होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें जो बच्चा है वो हकलाना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में हकलाना। ठीक है, अब देखिए कोई कोई बच्चा एक ही वर्ड को र र र र र र र प प प, तो हर एक ही वर्ड को रिपीट करता जाता है। ठीक है, या एक वर्ड जैसे र बोलना है तो उससे र बोला नहीं जा रहा, तो वो रुक गया, और रुकने के बाद वो वर्ड बोल रहा है, मीन्स रुकने के बाद वर्ड बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टटरिंग। ठीक है, तो स्टटरिंग आप पढ़ेंगे है क्या, स्टटरिंग और स्टैमरिंग इज अ रिपीटिशियस स्पीच। अब देखिए रिपीटिशियस है, मीन्स रिपीट करता है बच्चा, एक वर्ड को रिपीट करता रहता है। ठीक है, जैसे आपने बच्चे से पूछा कि हाँ, एक शाहरुख खान का डायलॉग था ना, क क क क किरण, तो उसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिपीटिशियस स्पीच है, राइट। देखेंगे आगे, इट इज अ स्पीच डिसऑर्डर इन विच फ्लो ऑफ स्पीच इज डिसरप्टेड बाय इनवॉलेंटरी repetitious and prolongations of sounds, words and phrases। पहले इसको समझिए ये है क्या। देखिए मैंने आपको बताया क क क क किरण बोल रहा था, तो वो जो आगे का जो क है वो रिपीट हो गया। ठीक है, इसका कारण क्या है, बच्चा ओवर टेंशन में हो सकता है, या इसमें क्या है, जैसे अब क क क क किरण रिपीट हुआ, वैसे ही र उल ऐसे भी हो सकता है। प्रोलॉन्गेशन साउंड होती है, प्रोलॉन्गेशन मीन्स होता है उसको लंबा करके बोलना। देखिए बीच में ना लॉन्ग वर्ड आ गया, लॉन्ग आ गया ना बीच में वर्ड, तो लॉन्ग मतलब लंबा करके बोलना, तो प्रोलॉन्गेशन साउंड होता है, मीन्स राहुल, इस तरीके से। ठीक है, तो वर्ड्स में भी हो सकता है, वो फ्रेज में भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एज वेल एज इनवॉलेंटरी साइलेंट पोजेज इन विच the person slutters is unable to produce sound। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभार साइलेंट पोजेस भी होते हैं कि बच्चे से वो वर्ड निकल ही नहीं पाता, निकालना चाहता है राहुल बट र ही नहीं निकल पाता। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है, इसको आप बोलते हो हकलाना और स्टटरिंग और स्टैमरिंग। ठीक है, क्लियर होता है। अब इसके स्ट्रैटेजीज देखेंगे, जैसे आप जो बच्चा है उसके फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी, तो बच्चे के अंदर जीन्स के द्वारा ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, तब भी बच्चों को हो सकता है ये। तो फर्स्ट आपने क्या देखी, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, सेकंड देखेंगे, जो बच्चा है उसको ओवर प्रोटेक्ट कर रखा है, मीन्स उसको बहुत लाड लगाव कर रखा है, ओवर प्रोटेक्ट कर रखा है, या बच्चा डरा हुआ है, तब भी हो सकता है। एंजाइटी है बच्चों को, बच्चा डरा हुआ है, बच्चे के अंदर देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चा हेजिटेट होता है, बहुत ज्यादा आपने ओवर टेंशन दे दी है, ओवर स्ट्रेच, आपको बच्चे को आपने स्ट्रेस दे दिया है, तब भी ये प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी टीचर को निकालना होगा। तो टीचर जब बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम देखे तो टीचर उसका सॉल्यूशन 2 तरीके से निकाल सकती है। सॉल्यूशन एक है पर 2 तरीके हैं। सॉल्यूशन क्या है, एक ट्रीटमेंट है स्पीच थेरेपी, तो बच्चों की स्पीच थेरेपी कराई जाए,
और स्पीच थेरेपी है क्या, एक वर्ड को रिपीट करवाते हैं, पहले आपका वर्ड चेक करते हैं कि किस वर्ड में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा वर्ड जो है वो रुक जाता है, कौन सा वर्ड जो है वो ज्यादा बोल देता है या उसमें प्रॉब्लम है, तो उस वर्ड की स्पीच थेरेपी कराई जाती है। ठीक है, तो आप स्पीच थेरेपी खुद करवा दीजिए या पेरेंट्स को सजेस्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो इसका सॉल्यूशन यही है, स्पीच थेरेपी करवाइए। ठीक है, मतलब आपको समझना चाहिए था ना, मतलब समझ लीजिए, बाकी आपका कुछ काम नहीं है, हकलाना है। स्टटरिंग और स्टैमरिंग 2.5 से 3.5 साल के बच्चे में अराइज होती है, बढ़ते बढ़ते अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बढ़ते बढ़ते लास्ट तक क्या लाइफ टाइम तक भी हो सकती है। और आप जानते हैं प्यूबर्टी के बाद प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना डिफिकल्ट होता है, तो प्यूबर्टी से पहले ही सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्लटरिंग। क्लटरिंग क्या होता है, संकुल ध्वनि कहते हैं इसको, संकुल ध्वनि। ठीक है, श नहीं है, स है। ठीक है, संकुल ध्वनि, संकुल ध्वनि, ध्वनि आप देख लीजिएगा, खुद लिख लीजिए, राइट, संकुल ध्वनि। ठीक है, अब ये संकुल ध्वनि है क्या वो देखेंगे। देखिए, क्लटरिंग इज एक्सेसिव ब्रेक्स इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ स्पीच दैट सीम्स टू बी रिजल्ट फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच प्लानिंग और टॉकिंग टू फास्ट और स्पर्ट्स और सिंपली बीइंग अनश्योर ऑफ व्हाट वांट्स टू से। देखिए, क्लटरिंग भी यही है कि क्लटरिंग में भी जो बच्चा होता है वो पोज लेता है, अटक जाता है, रिपीट कर लेता है, यही सेम है। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, जब मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं बताया तो मुझे कमेंट्स में जरूर सुनने को मिलेगा, मैम अगर ये दोनों सेम है तो नाम अलग क्यों है। तो इनका डिफरेंस एक ही है, जो क्लटरिंग है उसमें एक्सेसिव ब्रेक होते हैं, बिल्कुल ब्रेक होता है, रिपीटिशन साउंड होती है। बट एग्जाम्पल देखिए पहले क्लटरिंग का क्या है। एक बच्चा अपने फ्रेंड से जब बात करता है नॉर्मल स्पीच बोलता है, ठीक है, बट प्रेयर में बच्चे को बोलने को बोला। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोच लीजिए आप बच्चे हैं, आपको टीचर ने बोला आपको कल प्रेयर में जाना है और आपको ये स्पीच मैं दे रही हूँ, आपको ये स्पीच लर्न करके कल प्रेयर में बोलनी है। ठीक है, दो बच्चों को बोला, एक बच्चा था जो स्पीच लर्न करके गया और एग्जैक्टली बहुत अच्छे से स्पीच बोल दी। दूसरा बच्चा क्या था, स्पीच को लर्न करके नहीं गया और वहां जाके अटक रहा है। जो बच्चा है वो रेगुलर में नॉर्मल बोलते हैं दोनों, बट वो स्पीच लर्न करके नहीं गया, प्लानिंग नहीं की, तभी वो अटक रहा है। ठीक है, इसमें क्या था, प्लानिंग नहीं करता तब अटकता है, इसमें क्या है, बचपन से ही अटकता आया है, प्लानिंग करे ना करे बचपन से ही अटकता आया है। क्लियर हुआ डिफरेंस क्या है, स्टटरिंग और क्लटरिंग में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। स्लटरिंग में जो बच्चा है उसको पता है क्या बोलना है, बट बोलने में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत है। बट जो क्लटरिंग है, बच्चे को पता ही नहीं है क्या बोलना होता है, उसे प्रेयर में स्पीच याद ही नहीं थी। ठीक है, क्लियर हुआ। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम क्वेश्चंस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए सब। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स बैकग्राउंड द टीचर शुड। जब लर्नर्स के, आप जानते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड होते हैं तो टीचर को उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, ascertain their लर्निंग स्टाइल, उनको डिफरेंट लर्निंग स्टाइल देने चाहिए। सेकेंड, फॉर्म ग्रुप्स इन अकॉर्डेंस विद लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, की अलग अलग ग्रुप्स फॉर्मेशन कर दीजिए उनके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, मीन्स जो हिंदी भाषी है उसको एक ग्रुप में, जो बंगाली भाषी है उसको एक ग्रुप में, जो बिहारी भाषी है उसको एक ग्रुप में, मीन्स इस तरीके से लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के फॉर्मेशन में उनका ग्रुप फॉर्मेशन कर दीजिए। थर्ड कहता है, यूज मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच, ऐसी अप्रोच यूज कीजिए जिसमें आप बहुत सारी भाषाओं का यूज करेंगे
और फोर्थ कहता है स्टार्ट्स द क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कि जो क्लास है उसकी शुरुआत कीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग लेसन से, ताकि आप बच्चे को समझ पाए और बच्चे अगर अलग अलग लैंग्वेज में बात करते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बच्चा है ये इस बैकग्राउंड, इस कल्चर से बिलोंग करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बेस पे कीजिए, नहीं हो सकता। लर्निंग स्टाइल के बेस पे लैंग्वेज की बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पे ग्रुप बनाएंगे तो बच्चा पार्शियलिटी लेगा। थर्ड कहता है अगर आप मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच यूज करेंगे तो आपने तो बच्चों को जाना ही नहीं है। तो आपको पहले देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स बैकग्राउंड, जब आपको पता है कि जो लर्नर्स है उनका डाइवर्स बैकग्राउंड है, अलग अलग बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड जानने की कोशिश कीजिए, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करा दीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी अलग अलग जो लैंग्वेज है उसको समझ पाए और टीचर भी उनको देख पाएगी। ठीक है, चले आगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 advocates that language learner is a। सेकंड क्वेश्चन है एनसीएफ कहता है कि जो लैंग्वेज लर्नर है वो क्या है। एनसीएफ कहता है जो लैंग्वेज लर्नर है वो क्या है। फर्स्ट, रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, सेकंड, प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, थर्ड, यूजेस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, या फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और लैंग्वेजेस। बताइए एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चों को खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने दीजिए। कहाँ आपको कंस्ट्रक्ट वर्ड मिल रहा है? बताइए कहाँ मिल रहा है आपको? लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इज रिलेटेड टू। जब आप प्रोनाउंसिएशन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट की ग्रामर की बात हो रही थी, तो ग्रामर में क्या था, एक्यूरेसी पर फोकस है, पर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पर फोकस है। तो जब आप चेक कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करे, करेक्ट की बात भी आ गई, मीन जो बच्चा प्रोनाउंसिएशन कर रहा है वो करेक्ट हो, बहुत अच्छी हो, सही हो, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बताइए, एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे, फ्लुएंसी पर ध्यान देंगे, बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी पर देंगे, तो या दोनों पे नहीं देंगे? इसका आंसर है थर्ड। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं बच्चों को चेक कर सकूं कि बच्चे कहां तक स्टैंड कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट, बोथ एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, क्योंकि एक्यूरेसी बताती है उसकी करेक्टनेस को कि कितना सही बच्चा बोल रहा है, और फ्लुएंसी बताती है उसकी प्रोनाउंसिएशन को कि किस तरीके से वो इंटोनेशंस, गेस्चर्स और बोलने में जो उसकी प्रभावशीलता है वो किस तरीके से है। तो दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश वर्ड, जब आप जानना चाहते हैं कि जो बच्चा है उसके इंग्लिश के वर्ड की अच्छे से वो प्रोनाउंसिएट करे, उसको अच्छे से बोले, अच्छे से बताए, तो लर्नर को क्या करना चाहिए? द लर्नर शुड, फर्स्ट ऑप्शन नोइंग द मीनिंग ओनली, सिर्फ उसका अर्थ समझ ले। सेकेंड ऑप्शन नोइंग द स्पेलिंग, उसकी स्पेलिंग समझ ले, सिर्फ स्पेलिंग। थर्ड ऑप्शन नो हाउ टू राइट द वर्ड, इसको लिखना समझ ले। या फोर्थ ऑप्शन नो द स्पेलिंग, स्पेलिंग भी समझे, उसका अर्थ भी समझे और उसे कैसे प्रोनाउंस करना है वो भी समझे। बताइए क्या हो सकता है आंसर? ओनली वाले तो गलत ही कर दूं, सिर्फ मीनिंग क्या समझना है आपको, प्रोनाउंसिएट आपको बोलना भी है, तो स्पेलिंग क्या समझना है आपको, बोलने पे ध्यान भी देना है। सिर्फ लिखेगा तो बोलेगा कब? तो स्पेलिंग भी आती हो, उसका मीनिंग भी आता हो और बच्चा बोल भी पा रहा हो। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, which is not a quality of good handwriting। गुड हैंडराइटिंग, अच्छी सुलेख की क्वालिटी क्या नहीं है? नहीं, नॉट वाला क्वेश्चन, देखिए नहीं पे फोकस कीजिएगा, नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं है? फर्स्ट, लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी मतलब जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको वो चीज समझ आए, तो लेजिबिलिटी क्वालिटी है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। सेकेंड, डिस्टिंक्टिवनेस, की डिस्टेंस रहे, मींस जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको इक्वल डिस्टेंट रहे और हर चीज को आप ठीक से समझ पाए। ये नहीं है कोई लैंग्वेज इतनी बड़ी तो कोई लैंग्वेज इतनी छोटी, उसका फॉन्ट बड़ा, उसमें डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो हाँ, सब में डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये भी पॉइंट होता है,
तो ये भी गलत हुआ, नहीं वाला पूछा है। थर्ड है स्पेसिंग, स्पेसिंग एक्यूरेट स्पेसिंग होनी चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज ऑफ लेटर्स, एब्सेंस बोल दिया ना, पर आपको तो प्रेजेंस चाहिए, आपको नहीं वाला ढूंढना था, तो ये एब्सेंस लिखा है, मतलब नहीं होना चाहिए, इक्वल स्पेसिंग होनी नहीं चाहिए, बोलते एब्सेंस है बट आपको चाहिए प्रेजेंस वाला, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हुआ। वैसे तो गलत है पर आंसर भी यही हुआ, ठीक है, नॉट वाला पूछा था ना, तो गलत वाला यही है। क्लियर, चलें आगे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कमेंट में बोलते हैं बच्चे कि मैम क्वेश्चन ज्यादा कराइए, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, आपकी हर एक डाउट क्लियर करूंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जो वीडियो बनाई जाती है ना, उस वीडियो के नोट्स साथ साथ जरूर बनाइए, या अब नोट्स बनाने का अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन, अपने लैपटॉप, अपने टैब में उसको देखिए, ठीक है, और वही उसके स्क्रीनशॉट लेके उसको रिपीट करते जाइए, पढ़ते जाइए, ठीक है। क्वेश्चंस आपके जरूर होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी, उदास वाला फेस कोई मत बनाइए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। Problem of spelling errors of the students can be easily solved through, जो बच्चे हैं उनमें स्पेलिंग की एरर है, तो स्पेलिंग की एरर कैसे ठीक हो सकती है, बताइए। स्पेलिंग का एरर ठीक करवाना है बच्चों का, कैसे करवाएंगे? फर्स्ट डिक्शनरी से करवाएंगे, डिक्शनरी में आप मीनिंग देखते हैं तो स्पेलिंग का एरर ठीक नहीं हो सकता। दूसरा टेक्स्ट बुक से पढ़ के कराएंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक भी, बट ये एक्यूरेटली चीज नहीं है वो। थर्ड है डिक्टेशन, बिल्कुल डिक्टेशन से सही हो सकते हैं एरर्स। आपको याद होगा जब आप छोटे होते थे तब आपकी टीचर्स बोलती थी कल आपकी स्पेलिंग टेस्ट होगा, आपकी डिक्टेशन होगी, तो जब आपकी डिक्टेशन आप 10 मार्क्स के आपकी डिक्टेशन, जैसे हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध ले, ठीक है, तो डिक्टेशन होती थी, तो उसमें अगर आपने एक भी लेटर स्पेलिंग का मिस्टेक किया तो पूरा ही गलत होता, राइट। तो स्पेलिंग एरर है किसमें है? डिक्टेशन में। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कीजिए हर चीज को, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर है वो क्या है? डिक्टेशन में। और लास्ट है टीचिंग एड्स, ठीक है, वो आप देंगे, वो इफेक्टिवनेस के लिए देते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट ग्रैब करने के लिए देते हैं टीचिंग एड्स, तो इसका आंसर रहा डिक्टेशन, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आप लोगों के साथ बनी रहती हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और आपके डाउट्स भी क्लियर मैं होप मैं कर पा रही होंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देखिए आज सेशन काफी हो चुके हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर आपको मेरे सेशंस कैसे लग रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी इसे और इम्प्रूव करने के लिए और आपको और चीजें देने के लिए। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर मैं जल्दी लेके आऊंगी, थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है और जैसे ही एडजस्टमेंट पूरा होता है मैं प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊंगी और मैं आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर कॉम्प्रिहेंशन का डिमांड है तो कॉम्प्रिहेंशन बताऊंगी किस तरीके से करना है। बाकी कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो बच्चा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही कॉम्प्रिहेंशन आपको लाके दूं और वही कॉम्प्रिहेंशन आपको समझाऊं, ठीक है, ताकि जो प्रीवियसली आ चुके हैं उसके बेस्ड अगर कुछ आता है, कुछ एज इट इज सेम कभी कभार एग्जामिनर देता है तो वो आपकी उसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी ने किया हुआ है, जिसने नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरी मच, खुश रहिए।